हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के सिविक्स का पहला अध्याय जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो हम जानेंगे कि संविधान क्या और क्यों। क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है। विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें एक प्रधान अध्यापक एवं कई अध्यापक अध्यापिकाएं होते हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लग रही हो, परंतु उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। जैसे बच्चे के विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना, हर एक कक्षा में एक निश्चित पाठ्यक्रम का होना, प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक शिक्षिकाएं का होना तथा एक प्रधान शिक्षक का होना, जिस पर पूरे विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ तक इसमें दिया है कि हम अपने विद्यालय के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि विद्यालय के बारे में हम क्या सोचेंगे। हम जाते हैं, पढ़ते हैं और चले आते हैं, लेकिन एक पूरे विद्यालय को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं। एक प्रधान शिक्षक का होना आवश्यक होता है, हर विषय के लिए एक शिक्षक का होना आवश्यक होता है। उसके बाद बच्चों के नामांकन की उम्र सीमा होती है, इस आयु वर्ग का बच्चा इस कक्षा में पढ़ेगा। ये सारे कायदे कानून हमारे विद्यालय को चलाने के लिए होते हैं। विद्यालय में जिन नियमों की तरफ हमने ध्यान दिलाया है, ये भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है, जिसके आधार पर विद्यालय के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के या लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। ये हमारे स्कूल में जो नियम कायदे कानून होता है, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा किया, ये क्या है, एक बुनियादी कानून है जिसको कि ध्यान में रखकर ये नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसके तहत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी लड़के या लड़कियां, लड़का हो या लड़की, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद उनका जो विद्यालय होगा उनके घर से 3 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। और कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में शिक्षक और छात्र का अनुपात 30:1 यानी कि 30 बच्चे होंगे, तो वहाँ पे एक टीचर का होना चाहिए। भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधान के अनुभवों का नतीजा है। यह विभिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। जिस तरह हमारे विद्यालय को चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की, उसी प्रकार हमारे देश को चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है, जिसे कि हम संविधान कहते हैं। क्योंकि हमारे विद्यालय में तो एक प्रधान शिक्षक होते हैं जो लोग हमें यानी कि बच्चों को संभाल लेते हैं। उन्हें बताते हैं कि आपको इतने बजे आना है, आपको यूनिफॉर्म में आना है, या फिर आपको ये चीज़ करना है, ऐसे करना है, सारा चीज़ हो जाता है। लेकिन हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा है, इसमें हर एक धर्म के लोग रहते हैं, सबकी मान्यताएं अलग अलग होती हैं। तो किसी की मान्यताओं को, किसी के विचारों को ठेस न पहुँचे, इसके लिए भारत में एक नियम कानून बनाया गया है, जिसे कि हम संविधान कहते हैं, ताकि किसी के भावनाओं की ठेस न पहुँचाई जा सके। उसके बाद जो हमारा भारतीय संविधान है वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष का एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। हमारा देश पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमारे पास कोई अपना नियम कानून नहीं था। हमें जो अंग्रेज़ कहते थे हमें वो करना होता था, क्योंकि हम उनके गुलाम थे। इसी से प्रेरित होकर यहाँ के लोगों ने, यानी कि भारतीय महापुरुषों ने
संविधान का निर्माण किया। उन्होंने सोचा ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें भारत में रहने वाले हर एक बच्चे को समान अधिकार मिल सके। बच्चे ही नहीं, यहाँ भारत में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति, हर आयु के व्यक्ति, सभी को उनका उचित अधिकार मिल सके। उसके बाद उन्होंने संविधान निर्माण के लिए विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा, उनको जाना, समझा। उसके बाद अपने संविधान को लिखा। भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यह किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहता है। उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनको क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही सबसे अहम बात है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए, इससे सभी का भला हो। हमारा जो संविधान है ये सिर्फ शासन व्यवस्था ही नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि कैसा समाज होना चाहिए, भारतीय समाज कैसा होना चाहिए। समाज का निर्माण करना चाहते हैं, बल्कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उस समाज के आदर्शों की रक्षा, यानी कि यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनके आदर्शों की रक्षा, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। फिर हमने उन्हें अधिकार दे दिया तो क्या सचमुच में उन्हें अधिकार मिल रहा है कि नहीं, उसका भी संरक्षण तो हमें ही करना होगा। उनके क्या क्या कर्तव्य हैं इनका बोध कराना, ये सारा कुछ संविधान में दिया गया है। अब कल्पना कीजिए आप नाहरवाल नामक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और जागरूक और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके। उनके झगड़े के हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले। आपको कल्पना करना है कि आप नाहरवाल नामक इलाके में रहते हैं, जहाँ पे रहने वाले लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, यानी कि लड़ाई वगैरह नहीं करते हैं। हर किसी की ज़रूरतों की जो भी ज़रूरतें होती है तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं वो, उनमें मतभेद नहीं होता और फिर उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम भी मिलता है और हर काम के लिए उचित मेहनताना यानी कि पैसे भी मिलते हैं। यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थिति के अनुसार दिए गए इलाके के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिया जाए तो अगले पृष्ठ में दी गई बातों को आप कैसे तय करेंगे। यानी कि इस इलाके में जो जगह दिया है वहाँ पे आपको ऐसे नियम कानून बनाने हैं जिसमें वहाँ के रहने वाले लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहें, दूसरे का सहयोग करें और उनके योग्यता के अनुसार उन्हें काम मिले, पैसे भी मिले। तो आप उनके लिए कुछ नियम बनाएंगे, तो वो नियम आप कैसे बनाएंगे उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। इस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। तो मैंने ऊपर बताया कि देश को चलाने के लिए ही नियमों की आवश्यकता होती है, उन्हें संविधान कहा जाता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है। वह यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, यानी कि उन्हें अधिकारों की सुरक्षा भी की जाती है। संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं है जो समाज के राजनीतिक पहलू को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे सभी लोगों का, खास तौर से समाज के पिछड़े और कमज़ोर वर्गों का विकास हो सके। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना,
वृद्धा पेंशन योजना इत्यादि। ये सिर्फ नियम कानून का ही संग्रह नहीं है, राजनीतिक पहलू नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। जो पिछड़े हुए लोग हैं, जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। बूढ़े लोगों के लिए वृद्धा पेंशन योजना है, जो कि हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है, यानी कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। अध्याय के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संविधान क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अध्याय के इस भाग में हम संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। पीछे हमने ऊपर जो भी पढ़ा तो हमने जाना कि संविधान क्या है। जैसे हमारे विद्यालय को चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है, ऐसे ही देश को चलाने के लिए भी नियम कानून की आवश्यकता होती है। उसे हम संविधान कह सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? तो अगर नियम कानून नहीं होगा तो जो बाहुबली होंगे वो दूसरों को दबा देंगे, तो ये उचित नहीं होगा। हर किसी को अपना अधिकार नहीं मिल पाएगा, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम नहीं मिल पाएगा, इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। अब हम जानेंगे कि संविधान निर्माण हुआ कैसे, उनके इतिहास के बारे में जानेंगे। किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ था, यह प्रभावशाली है या नहीं, उस देश में रहने वाले लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को उसमें शामिल किया गया है या नहीं। यानी कि किसी भी देश का संविधान जब बना तो वो किन परिस्थितियों में बना, उसके बाद उसके लागू होने के बाद क्या देश में जिन अधिकारों के लिए उस संविधान का निर्माण किया गया था, क्या या फिर जो भी लक्ष्य रखे गए थे उस समय संविधान निर्माण के समय, क्या वो लक्ष्यों की पूर्ति करता है या नहीं। ये सारा कुछ हमें जानना होता है, तभी हम कह सकते हैं कि ये संविधान क्या है, प्रभावशाली है। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं ने भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेजी सरकार ने जो अधिकार अपने देश के इंग्लैंड के नागरिकों को दिया है, वो अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दिया जा रहा है। 1885 में जब हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, उसके कुछ सालों के बाद यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया और वे सवाल उठाते थे कि क्या जो अंग्रेजी सरकार हुकूमत जो है हमारे यहाँ हम पर हुकूमत कर रही है, उन्होंने जो भी अधिकार अपने देश के लोगों को दिया है, अपने देश के नागरिकों को दिया है, क्या उन्होंने हमें दिया है। उसके बाद जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार इत्यादि, ये सारे अधिकार उन्होंने भारतीयों को नहीं दिए थे। भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किए जाएं। इसे यानी कि जो वहाँ पे वो लोग इंग्लैंड में हमारे लिए नियम कानून बनाते थे नेशनल असेंबली में, उन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड के लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा रखा था। यहाँ के लोगों को की मांग थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के लोगों को रखा जाए, क्योंकि जिसके लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसका तो शामिल होना आवश्यक है। वही तो बता सकता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार बनाओगे ना आप नियम कानून। आप अपने अनुसार थोड़ी बना सकते हो, आपको तो नहीं पता ना कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। ये सारी चीज़ें थी। असेंबली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए एवं भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में तथा अन्य देशों तथा इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया
जाए। इसी बीच घटी अन्य घटनाओं ने भी संविधान की मांग को प्रभावित किया। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। पहली बार 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसका गठन 1885 में हुआ था, यहाँ पे हमने ऊपर में पढ़ा, उन्होंने संविधान के लिए, खुद का संविधान बनाने के लिए स्पष्ट मांग रखा। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। इन दोनों प्रस्तावों में कुछ बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया था, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जो भी वयस्क हैं भारत के, सार्वभौमिक यानी कि सभी को मत देने का अधिकार हो, वयस्कों को, जो भी वयस्क हैं हमारे भारत के सभी को मत देने का अधिकार हो, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय और उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सारी प्रक्रियाएं तेज हो गई और 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अंतरिम अध्यक्ष यानी कि इन्हें एक दिन के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में, यानी कि राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन के बनाया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय निर्वाचन नहीं हुआ था, तो कुछ दिन के लिए बना दिया, कुछ क्षण के लिए उन्हें कुछ समय के लिए बना दिया गया था। ये दोनों विभूतिया बिहार के निवासी थे। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भी बिहार के हैं और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये हमारे बिहार के थे। संविधान के बुनियादी मूल्य। किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों को बुनियादी मूल्य कहा जाता है जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हों और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हों। किसी भी देश का बुनियादी मूल्य वह होता है जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हों और वहाँ के लोगों को क्या करता है, वो खुशहाल बनाने में सहायक होता है। भारत के संविधान के निर्माण के समय भी ऐसे आदर्शों को संविधान के मूल्यों के रूप में पहचाना गया, जिन आदर्शों के भारत के लोगों ने सदियों से अपनाया था। ये आदर्श और विश्वास आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी भारत के लोगों के संघर्ष का मुख्य केंद्र रहे। जो यहाँ के लोगों का मूल्य था, आदर्श था, उन सभी चीज़ों को संविधान निर्माण के समय ध्यान में रखा गया, क्योंकि ये बुनियादी थे। इन मूल्यों में लोकतंत्र, ये मूल्य क्या थे तो वो हम जानेंगे। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता मुख्य मूल्य हैं। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं इसे संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है। ये सारे मूल्य जो हैं सबसे पहले स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा, और जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, जिसे हम प्रेयर में पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, आप सभी पढ़ते होंगे स्कूल में, तो उसमें इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया होगा, आपको याद किया गया होगा। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र क्या है, जो कि उद्देशिका में सारी बातें लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता व न्याय, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। तो हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। भारत में आज़ादी के दौरान एक
आम सहमति बन चुकी थी कि भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र पर आधारित होगी जिसमें सभी की समान भागीदारी हो। भागीदारी का अर्थ होता है, इसको पढ़ने के लिए हम एक अनुभव पर विचार करते हैं। लोकतंत्र का मतलब आप समझ सकते हैं। हमारा देश लोकतंत्र है, यानी कि हम अपने लिए सरकार खुद से बनाते हैं, यानी कि जनता प्रधानमंत्री का चुनाव करती है, हमारे द्वारा हमारी सरकार का निर्माण होता है, यानी कि हमारी चुनी हुई सरकार रहती है। यदि सारे कार्यक्रमों को शामिल किया जाए तो पूरे दिन लग जाता और किसी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो बच्चे को कोमल हृदय को ठेस पहुंचती। शिक्षिका ने बच्चे की आम सहमति से 10-10 बच्चों की एक टोली के कार्यक्रम की रेखा बनाने का भार सौंपा। उन्होंने सभी बच्चों की बातों को सुना और आम सहमति से कार्यक्रम का चयन किया। कार्यक्रम के चयन में सभी की भागीदारी निभाई, इसलिए सारे बच्चे बहुत प्रसन्न थे और कार्यक्रम के आयोजन का इंतजाम कर रहे थे। देखिए, लोकतंत्र को हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारे विद्यालय में कोई कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर हम हर किसी को कहें कि आप सारे लोग पार्टिसिपेट करें, यानी कि हर कोई जाके अपना अपना परफॉर्मेंस करे, और समय बहुत कम है हमारे पास, घंटे 2 घंटे ही हैं, तो इतनी ज़्यादा लोग का तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर रात हो जाएगी। इसलिए शिक्षिका ने क्या किया कि बच्चों से ही कहा कि आप अपने में सहमति बना लें, और जिन लोगों को आप चुन के बताओगे कि इनका परफॉर्मेंस होना चाहिए, हम उनका करवाएंगे, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा चुने गए ही परफॉर्मेंस को दिखाया जाएगा। वही होता है चुनाव में हमारे यहाँ, और हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार जाती है, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, हम खुद चुनते हैं और हम खुश भी होते हैं, जैसे इस परफॉर्मेंस में बच्चे खुश होंगे। उसके बाद स्वतंत्रता। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार उस देश में निवास करने वाले लोगों की स्वतंत्रता से है। ज़रा सोचिए, यदि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त, असमानताओं को दूर करने के लिए कई तरह के प्रयास किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सभी को सदस्यता देना और सार्वभौमिक प्रेस मताधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। संविधान सभा द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो समानता के मूल्य को संविधान में उचित स्थान देने की कोशिश की गई थी। इस मूल्य को स्थापित करने के लिए संविधान में मूल अधिकारों व राज्य के लिए बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का कई जगह से विशेष उल्लेख किया गया है। सामाजिक न्याय। भारतीय समाज में पाई जाने वाली तरह तरह की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने सामाजिक न्याय को एक प्रमुख मूल्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के पिछड़े हुए वर्ग को समाज में बाकी वर्गों के बराबर खड़े करने की कोशिश से है, ताकि कई हजार सालों से इन वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप में देखने के लिए संविधान में कई न्याय से तात्पर्य है समाज में जो भी लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, न्याय आरक्षण वगैरह देके उन्हें ऊपर लाना। संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8:30 बजे शुरू हुई। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
सभा की अध्यक्षता की। इस सभा में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने विचार प्रस्तुत किए। समिति में 2 विचारधाराएं थीं। बड़ी तादाद में विख्यात वकील थे जो बहुत बारीकी से हर वाक्य, हर शब्द, यहाँ तक कि विचार और अल्प विराम की जांच कर रहे थे। ये दोनों विचारधाराएं दो अलग अलग दृष्टिकोण से मामले को देखती थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों को ये सारे कुछ संविधान सभा का जब बैठक हुआ था तो वो इसमें दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों की समिति में कौन कौन से विचार प्रमुख रूप से भर रहे थे। मैंने ऊपर सारे कुछ बता दिए हैं। यही जो विचारधारा यहाँ पे मूवी कर रहे थे। सॉरी, यहाँ पे जो हम अभी विचारधाराओं के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ से आपको मिल जाएगा। को अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।